गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रायंगल की सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। एक क्लास मैं आपको करवा चुका हूँ कल, और आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। ट्रायंगल में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी ट्रायंगल है और उसके एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर जो अंदर सेंटर बनता है उसे बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, तो हम लोग फिर से वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक, इन सेंटर क्या था? अगर कोई भी ट्रायंगल हमने दिया और इसके अंदर अगर एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए जाए, अगर हमने 3 एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए तो यहाँ पे जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा इन सेंटर होगा, जिसे हम आई कहते हैं। अच्छा, पिछली क्लास में शायद मैंने आपको ये नहीं बताया होगा कि ये वाला एंगल कितना आता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे क्या कि ये वाला एंगल कितना आएगा अपने पास, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो आप देखिए, ये तो एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि b/2 और ये हो जाएगा c/2। ठीक, और अगर हम इस एंगल को फाइंड कर रहे हैं तो 180 में से b और c को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। b और c का मतलब b का b/2 और c का c/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मुझे निकालना है फाइंड एंगल BIC, तो इसको कैसे निकालेंगे? 180 में से माइनस b/2 माइनस c/2। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर क्या आएगा? b, या 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं, b प्लस c, और अपने इसकी जगह लिखा जा सकता है 180 माइनस a, और जैसे ही हम इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस a/2। 90 को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम तो ये आ जाएगा 90 प्लस a/2। ठीक, हमारे पास क्या आ जाएगा? 90 प्लस a/2। तो देखिए, इसके थ्रू अगर हमने ये देख लिया है कि एंगल जो भी सामने होगा उसका बाई 2 करके जैसे ही 90 पे ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एंगल हमारा एंगल क्या है? एंगल BIC, और ये वैल्यू आई है 90 प्लस a/2। अगर मुझे फाइंड करना हो एंगल AIC, अगर AIC निकालना है तो AIC कितना हो जाएगा? 90 प्लस जो यहाँ पर वर्टेक्स नहीं है वो वाला इधर सामने होगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल B/2, क्योंकि यहाँ पर A है और C है, बीच वाला जो अल्फाबेट है वो ये बताएगा कि हम इन सेंटर की बात कर रहे हैं। और ये जो तीसरा है, अगर मैं AIB फाइंड करूं तो 90 प्लस c/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने इस एंगल को फाइंड किया। अगर छोटे मोटे इसमें क्वेश्चन बना दिए जाए, अगर आपको दे दिया जाए इफ एंगल BIC इक्वल्स टू 135 डिग्री, then find एंगल A। अगर BIC 135 डिग्री दिया गया है तो एंगल A कितना होगा? तो आप बताइए, एंगल A तो जब 90 में हाफ A ऐड होता है तो BIC आता है। तो अगर मैं BIC निकालूं तो ये आएगा 90 प्लस हाफ है, और BIC हो जाएगा 135। 90 को से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45 a/2, 45 a/2, और जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 90। तो इस तरह से हमारा जो एंगल A आ गया है वो कितना आ गया है? 90 डिग्री आ गया। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक इसमें क्वेश्चन है जो मैंने करवा दिया आपको। ठीक,
इसी के थ्रू हमने एक चीज और देखी थी कि अगर हम इस आई की बात करते हैं तो आई एक तरह से क्या है, इन सेंटर है, ठीक है, इन सेंटर है। इस सेंटर को क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। ठीक, और ये जो अंतः केंद्र है ये इसके अंदर बनने वाले अंतःवृत्त का अंतः केंद्र है। तो इसके अंदर एक सर्किल बनेगा, इसके अंदर एक सर्किल बनेगा, और सर्किल किस तरह से बनेगा, सर्किल इस तरह से बनेगा कि वो तीनों साइड को टच करता हुआ जाना चाहिए। मतलब ए बी बी सी और ए सी को ये क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, अगर ये तीनों साइड पे टच करेगा तो आप बताइए इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, ये इसकी रेडियस है। जिस पॉइंट पे टच करेगा उसको मिलाने पर जो आएगा वो आर होगा। यहाँ पे ये इसकी रेडियस होगी स्मॉल आर, और ये इसकी रेडियस होगी स्मॉल आर। और इस स्मॉल आर की वैल्यू मैं फाइंड करा चुका हूँ आपको, और ये स्मॉल आर मतलब डेल्टा अपॉन एस निकल कर आया था। ये स्मॉल आर कितना निकल के आया था, डेल्टा अपॉन स्मॉल एस। हमने एरिया के थ्रू इसको फाइंड किया था। एरिया निकाले थे हमने ए आई बी, बी आई सी और सी आई ए। ये तीनों ट्रायंगल के एरिया को डिवाइड किया गया था और इक्वल टू में रखा गया था ट्रायंगल एबीसी के एरिया को, तो वहां से फाइंड होके आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, चलिए एक बार आप देखिए फिर हम इसके आगे बात करते हैं। अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ और बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इस साइड की बात करूँ EC और DC, तो आप बताइए, ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर कहीं पर कोई भी सर्किल है और उसमें टेंजेंट आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यहाँ पे देखिए मैं इसी फिगर को एक तरह से यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम समझेंगे कि आखिर कैसे ये सॉल्व हो रहा है। तो अगर हम इधर जा रहे हैं तो आप बताइए ये जो फिगर बन रहा है ये क्या है, ये E है, E पॉइंट है जहाँ पे ये टच कर रहा था, है ना। और यहाँ पर ये मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ऐसे ले लेता हूँ अलग से। इसको देखिए, ये जो E पॉइंट था वो तो ये वाला था ना, और ये X है, ये y है और ये z। तो ये हो जाएगा क्या, x और ये हो जाएगा y। यहाँ पे इसका सेंटर आया था जो कि I था, और इसको जब मिलाया था हमने, ठीक, और रेडियस क्या थी, ये इसकी रेडियस थी r, और वैसे ये भी इसकी रेडियस थी r। ये इस पर 90 था, ये इस पर 90 था। ठीक, चलिए। अच्छा, मुझे ये पता है कि ये जो एक्स वाई है, एक्स सी है, एक्स सी इक्वल टू होगा वाई सी के, या सी वाई। ठीक है, एक्स सी ये हमें पता है, सर्किल के कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि अगर हम यहाँ पर ऐसे निकालें इसको, पूरे ट्रायंगल में अगर मैं ले लेता हूँ, पूरे ट्रायंगल में लेता हूँ साइड ए बी बी सी और सी ए, तो अगर मैं साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तीनों साइड को ऐड करता हूँ, तो आप बताइए क्या ये जो तीनों साइड्स हैं ये 2s के बराबर होंगे। 2s के बराबर का मतलब तीनों साइड का सम y2 इक्वल टू s होता है, स्मॉल s, और जो स्मॉल s है वो क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो आप बताइए ए बी की जगह क्या लिखा जा सकता है, AF प्लस BF, AF प्लस
बी एफ प्लस बी सी को क्या लिखा जा सकता है, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, और सी ए को लिखा जा सकता है ए ई प्लस ई सी। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखिए ए एफ बराबर है ए ई के, तो मैं ए एफ की जगह ए ई को लिख सकता हूँ। तो ए एफ की जगह मैं अगर ए ई डाल देता हूँ और बी एफ की जगह मैं लिख सकता हूँ बी डी, तो इसकी जगह मैं बी डी डाल देता हूँ। और ठीक है, और बताइए सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ई सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सी डी की जगह ई सी को लिख दीजिए प्लस ए ई प्लस ई सी इक्वल टू 2s। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो आप देखिए 2 टाइम्स आ रही है तीनों साइड्स, है ना। 2 टाइम्स ए ई और 2 टाइम्स बी डी, सभी 2 बार आ रही हैं, तो ये 2 कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा, बी डी, या कह सकते हैं ए ई प्लस बी डी, ए ई प्लस बी डी प्लस ई सी इक्वल्स टू 2s, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आप बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ तो कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए। तो आप बताइए मुझे, यहाँ से ए ई क्या क्या आ गया अपने पास, ए ई और बी डी और ई सी है, ये तीनों का सम क्या है, एस के बराबर आ रहा है, ठीक। अच्छा, एक चीज आप यहाँ से आप बताइए क्या फाइंड किया जा सकता है। यहाँ से फाइंड किया जा सकता है कि अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो, दोनों थीटा थीटा हो जाएंगे, है ना। अच्छा, ये थीटा अपने पास कितना है, c/2, ये कितना है, c/2। तो अगर मैं tan का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, तो tan c/2 कितना हो जाएगा, tan c/2 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन tan c/2 मतलब tan थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो कितना हो जाएगा r, है ना, और बेस कितना हो जाएगा xc, बेस हो जाएगा हमारा xc, ठीक है। तो इसके थ्रू अगर मैं निकालूं तो आप बताइए r बराबर क्या होगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चीज r बराबर ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो xc tan c/2, ठीक। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप एक बार देख लीजिए, इसके आगे फिर मैं लिखूंगा, इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा और फिर हम इसके आगे इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। एक बार वॉच आउट करें फिर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, ए ई प्लस बी डी, ए ई प्लस बी डी, ए ई प्लस ई सी, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश करिए। देखिए, हमें यहाँ पे जरूरत किस चीज़ की, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अपने को यहाँ पे चाहिए एक्स सी, है ना, एक्स सी, या कह सकते हैं आप यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इसको, कि अगर मैं ये कुछ वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो गई है, जैसे ए प्लस बी डी प्लस ई सी लिखा हुआ है ना। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा दूसरी तरीके से लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, फिर आगे बात करते हैं।
तो ऐसा करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं ई मान के चल रहा हूँ, और ये क्या है डी। इसके हिसाब से अगर मैं डायरेक्ट इसके हिसाब से अगर देखा हूँ तो क्या होगा, तो बताइए यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर से एक बात करते हैं कि अगर मैं ए बी को लिखता हूँ प्लस बी सी को लिखता हूँ, ठीक है, प्लस ए सी को लिखता हूँ, तो ये इक्वल टू में कितना रहेगा 2s, ठीक है। अच्छा tan मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, tan आप बताइए tan क्या जाएगा, लंब बटे आधार में tan c/2 इक्वल टू लंब बटे आधार, मतलब r अपॉन बेस कितना है EC, और EC यहाँ से आ जाएगा r tan c/2। अच्छा यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ए बी को लिख सकते हैं AF प्लस BF, BC को लिख सकते हैं BD प्लस BC, और AC को लिख सकते हैं AE प्लस EC। किस तरह से लिखा है? अच्छा देखिए, मुझे यहाँ पे BD प्लस DC को बना के रखना है, क्योंकि इसको अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास ये साइड पूरी चली जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे होल्ड करता हूँ तो BD बराबर है FB के, तो FB की जगह आप BD को डाल सकते हैं, तो ये BD दो BD हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस करेंगे, उसके बाद BD और BD दो BD हो गया, उसके बाद DC किसके बराबर है EC के, तो EC की जगह में DC डाल दीजिए आप, तो DC और DC 2DC हो गया, ऐसे कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या बचा आपके पास, इन दोनों को हमने यूज कर लिया, अब बचा AF, क्या बचा AF बचा, AF की जगह मैं AE को डाल सकता हूँ, AF की जगह मैं AE को डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे आगे आ जाएगा 2AE, 2 क्या आ जाएगा AE, ठीक है, और ये इक्वल टू आएगा 2s। तो आप बताइए कि अगर मैं इसको यहाँ से माइनस यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो ये अपने पास आ जाएगा BD प्लस DC मतलब BC, ये तो हो जाएगा पूरा BC प्लस BC। अच्छा ये BC क्या है, ये एक तरह से साइड है ट्रायंगल की, और इस साइड को अगर मैं स्मॉल a के सामने कैपिटल A के सामने लिखूंगा तो मैं स्मॉल a लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्मॉल a, है ना, तो मैं इन दोनों की जगह लिख सकता हूँ स्मॉल a प्लस AE इक्वल टू S, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अच्छा अगर मैं AE को लिखता हूँ, AE को, तो AE बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से AE बराबर हो जाएगा S माइनस A, AE बराबर क्या हो जाएगा S माइनस A। अच्छा अगर मुझे AE इक्वल टू दे दिया गया है तो आप बताइए AE जो है, AE की जगह मैं अगर रिप्लेस करूँ तो मैं यहाँ से भी इसको रिप्लेस कर सकता हूँ कि अगर आप बताइए, अगर मैंने EC लिखा है तो मैंने EC को क्या लिखा है R tan c/2, ठीक। तो वैसे ही अगर मैं AE को लिखता तो कितना लिखता, क्योंकि मुझे AE चाहिए, AE क्या हो जाता, ये देखना A/2 होता, और यहाँ पे भी मैं R अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देता, tan लगा के, तो tan आता यहाँ पे R tan देखिए परपेंडिकुलर अपॉन, ये क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है tan A/2 इक्वल टू क्या होता है R अपॉन AE, ठीक। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा A की वैल्यू, तो A कितना आ जाएगा, A आ जाएगा R अपॉन tan A/2, R अपॉन tan A/2। अच्छा A को अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो आप बताइए, क्या मैं यहाँ पे इसको cot A/2 लिख सकता हूँ, R cot A/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan A/2। अच्छा अगर मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ तो आप बताइए क्या जाएगा, यहाँ पे अगर मैं डालूंगा तो आ जाएगा R cot A/2 इक्वल टू S माइनस A, ठीक। और आप बताइए मुझे R चाहिए, तो R चाहिए तो मैं इसको नीचे डिवाइड करूँगा,
जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा s माइनस ए अपॉन कॉट ए बाई 2, और जब ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा s माइनस ए tan ए बाई 2। ठीक, तो इस तरह से ये हमारी r की एक और वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे r जो था, एक ये वाला फॉर्मूला तो r का है ही, एक और फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया यहाँ पे r का, उसकी वैल्यू क्या होगी ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला भी 3 तरह से लिखा जा सकता है। पहले हमें समझना है कि आखिर हमने इसको कैसे लिखा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बाकी के दोनों सिमेट्रिकली लिख देंगे। तो अगर हम इसके अलावा लिखते हैं कि इसके अलावा जो फॉर्मूले वो कैसे होंगे, तो देखिए अगर हम लिखें, जब मैंने r निकाला यहाँ पे तो r कितना निकल के आया, s माइनस ए tan ए बाई 2, और अगर हम b के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, s माइनस बी tan b बाई 2, या फिर और s माइनस सी tan c बाई 2। ठीक, तो ये भी एक अपने आप में मेथड है कि अगर हम कैपिटल R को निकालें तो tan के फॉर्म में ये वैल्यू आ सकती है। मतलब tan अगर एंगल दिया गया है तो हम tan का यूज करके स्मॉल r की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर और क्या तरीके हैं इसको फाइंड करने के। ठीक, ट्रायंगल जो भी बनाया गया था उसमें क्या था अपने पास, इस तरह से था। ये इसका आई था, इन सेंटर था, और इस तरह से ये इंटरसेक्ट कर रहा था यहाँ पे। ठीक, अच्छा, साइड वर्टेक्स ए के सामने जो साइड होगी वो स्मॉल ए होगी। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये स्मॉल ए है। तो आप बताइए, अगर मैं a इक्वल टू लिखूँ तो क्या मैं बी डी प्लस डी सी लिख सकता हूँ, बी डी प्लस डी सी को लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये क्या है, ये b बाई 2, ये क्या है, ये c बाई 2, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स थे। ये क्या है, दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ये एंगल बाइसेक्टर लाइन जब भी इंटरसेक्ट करेगी तभी इन सेंटर बनेगा। तो अगर मैं इन दोनों को लिखता हूँ अलग से, तो आप बताइए इसको कैसे लिखा जाए। BD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan या cot के फॉर्म में। तो अगर मैं tan cot के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो आप बताइए यहाँ पे लिख जाएगा क्या, BD, ये देखिए ये तो R है ना, ये क्या है, ये तो R है। तो R के फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो क्या आएगा, अगर हम लिखें BD इक्वल टू कॉट, BD बराबर कॉट क्या हो जाएगा, कॉट B बाई 2, कॉट B बाई 2 है ना। अलग से देख लीजिए, कॉट B बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R BD अपॉन R, और BD बराबर क्या हो जाएगा, R कॉट B बाई 2, और वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा R कॉट C बाई 2। ठीक, इस तरह से ले सकते हैं, है ना। मैंने DD और DC को लिख दिया है। उसके बाद आप बताइए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, R अंदर आप देखिए, इसको अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ cos B बाई 2 अपॉन साइन B बाई 2 प्लस
इसको भी लिखा जा सकता है cos c/2 अपॉन sin c/2। ठीक, इस तरह से मैं इसको ले सकता हूँ। ठीक है, अगर इसमें कुछ चेंजेस की जाए तो हम आगे क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे एंगल्स हमने क्या लिए, पहले cos लिया फिर sin लिया फिर यहाँ पे cos, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, cot बराबर क्या होता है sin अपॉन cos, है ना। साइड में लिख लीजिए cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan थीटा बराबर में क्या होता है tan थीटा का लिखना है तो, या tan की यहाँ जरूरत नहीं है, tan लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल cot से अपना काम हो जाएगा, तो हमने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, अब इसमें जो रिजल्ट हमने पीछे वाला देखा था उसको आप एक बार चेक करिए क्या आया था वो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे देखा बताइए अगर हम यहाँ पे कुछ कॉमन लें तो क्या कॉमन आ सकता है, कुछ भी आप देख सकते हैं, अगर कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या आ सकता है, देखिए ए की वैल्यू ये आई है ना, ए इक्वल टू ये आया, ए बराबर ये सारी वैल्यू। अगर यहाँ पे मैं इसको एक साथ ले लूं तो आप बताइए, अगर मैं cos a इक्वल टू आर, अगर मैं इसको लिखूं तो क्या मैं cos b प्लस c/2, अगर मैं लिखूं तो 180 माइनस करके लिख सकता हूं। तो आप बताइए क्या ये a/2 ऐसे आ सकता है क्या, और यहाँ पे नीचे क्या जाएगा sin b/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये प्लस sin c/2। ठीक है, यहाँ पे कोई खास चेंज नहीं होने वाला है, यहाँ पे कोई खास चेंज नहीं होने वाला है। आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम के थ्रू भी सॉल्व हो सकता है। तो ये रहेगा r cos a/2 sin b/2 sin c/2, a बराबर आ जाएगा r cos a/2 अपॉन r cos a/2 अपॉन sin b/2 इंटू sin c/2। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, इस वजह से ये मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं और फिर बात करते हैं इसमें आगे क्या करना है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या गया है ए, अच्छा मुझे तो r निकालना था, तो अगर मैं r निकाल रहा हूँ तो r बराबर क्या होगा, r इक्वल टू ये चीज ऊपर आएगी a sin b/2 इंटू साइन c/2 और अपॉन cos a/2। इस तरह से ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया। तो आप बताइए ये भी तो r की ही वैल्यू है, अगर ये भी एक r की वैल्यू है तो हमारे पास एक तीसरा फॉर्मूला है जो स्मॉल r का हमने निकाला है। ठीक है, जो एक तरह से अगर आप चाहें तो उसको तीन तरह से लिख सकते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें इंटरचेंज रहेंगी अपने आप, और वो तीन तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन कैपिटल R और स्मॉल r। कैपिटल R और स्मॉल r में क्या रिलेशन है, कैपिटल R क्या था ये हम जानते हैं, कोई भी सर्किल है अगर वो किसी ट्रायंगल के बाहर है
ये इसकी कैपिटल आर होती है, ठीक, ये इसकी क्या है, कैपिटल आर है। और ये पॉइंट इसका सरकम सेंटर सी हो जाएगा, सी या कह सकते हैं ओ भी ले सकते हैं आप, है ना। और ये मान लीजिए पॉइंट बी डी है। तो अब बताइए इसके थ्रू अगर मैं देखूं, ये थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। या फिर आप क्या लगा सकते हैं, देखिए साइन लंब बटे कर्ण, साइन क्या है, लंब बटे कर्ण। अच्छा बताइए कि अगर मैं यहाँ पे BD का इस्तेमाल करता हूँ मान लीजिए, तो फिर मुझे क्या लगाना होगा, कॉस लगाना होगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे साइन का यूज कर रहा हूँ, तो मुझे साइन से यहाँ पे मतलब है, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, CD अपॉन कैपिटल आर। तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, R साइन, या आप ऐसा कर लीजिए कि यहाँ पे जो साइड A है, इसके सामने की जो साइड होती है वो स्मॉल a होती है, तो ये हो जाएगी a/2, और ये हो जाएगी a/2 क्योंकि सेंटर से हम इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी साइड। तो ये a/2 का यूज करिए आप जरा। तो आप बताइए मुझे, आप ऐसा करिए, इस एंगल को लीजिए, है ना। ये एंगल क्या होगा, ये बात आप जानते होंगे, पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि ये वाला एंगल का जस्ट डबल यहाँ पर आता है। और अगर यहाँ पे 2a है तो ये वाला एंगल ऑनली हो जाएगा एंगल ए। तो अगर मैं साइन ए लगाता हूँ तो जाएगा ये a/2 अपॉन आर, ठीक, a/2 अपॉन आर। अच्छा r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा a/2 साइन ए, ठीक। इस तरह से ये वैल्यू हमारी आ जाती है। तो ये एक फॉर्मूला है जो कैपिटल आर का है साइन के फॉर्म में। अच्छा एक और फॉर्मूला होता है कैपिटल आर का, वो कौन सा होता है, ABC अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कैपिटल आर के हमें पता है पहले से, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिलेशन बिटवीन आर एंड स्मॉल आर के बीच में, ठीक है। तो पहले आप इसको देखिए और फिर हम इस चीज के थ्रू निकालेंगे कि आखिर कैपिटल आर और स्मॉल आर का क्या रिलेशन है। तो कैपिटल स्मॉल आर की अभी हमने एक वैल्यू निकाली है, उसको पहले देख लेते हैं। अच्छा बताइए अगर यहाँ पे a इक्वल टू लिखा जाए तो a इक्वल टू कितना होगा, a इक्वल टू जाएगा 2r साइन a, ठीक। साइन a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2r से और a की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा अब ये फॉर्मूला आपने फाइंड किया था, वो क्या था, स्मॉल r इक्वल टू a साइन a/2 साइन b/2 इंटू साइन c/2 अपॉन कॉस a/2। इस टाइप का फॉर्मूला आप देख चुके हैं, है ना, कॉस a/2। और अगर मैं इसी में कुछ चेंज करता हूँ तो आप बताइए क्या करें, a की जगह आप लिख दीजिए 2r साइन a, और इनटू में क्या लिखा हुआ है, साइन b/2 साइन c/2। अच्छा अगर मैं इसको भी by2 में कन्वर्ट करता हूँ तो एक फॉर्मूला होता है साइन 2a का, साइन 2a का वो होता है 2 साइन a इंटू कॉस है। बट अपने पास तो केवल साइन है, तो मैं उसका हाफ कर दूंगा एंगल, एंगल का जब हाफ होगा तो आएगा 2r साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ठीक है। और आप बताइए आगे का जो फंक्शन है यहाँ पर वो वैसे का वैसे ही रहेगा, साइन b/2 इंटू साइन, अच्छा डिवाइड बाई क्या था, डिवाइड बाई था कॉस a/2, तो कॉस a/2 से कॉस a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा यहाँ पे जब मैंने लिखा है तो 2r के साइड में यहाँ पे 2 भी होता है, तो यहाँ पे आप 2 जरूर लिखें, 2 इंटू होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4r। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो जाएगा 4r साइन a/2, उधर क्या बचा इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2,
और ये इक्वल टू में किसके हो जाएगा, स्मॉल आर के। तो देखिए ये एक तरह से रिलेशन है कैपिटल आर और स्मॉल आर का। तो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी, कैपिटल आर और स्मॉल आर का रिलेशन। कैपिटल आर को निकालने के और भी कितने तरीके थे वो सारे देखे, स्मॉल आर की वैल्यू हम जानते हैं। तो एक तरह से ये वाला पूरा सेगमेंट आपका फाइनल हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, उसका आंसर चेक करते हैं क्या आएगा। क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी अच्छा है। ABC अगर ट्रायंगल है और इसके अंदर एक इन सर्कल है, इसके अंदर एक इन सर्कल है, ये जो पॉइंट है ये 8 दिया गया है और ये 6 दिया गया है, ठीक। ये 8 दिया गया है BD और ये 6 दिया गया है। और हमसे पूछ रहा है अगर इसकी रेडियस भी आपको दे दी जाए 4 सेंटीमीटर, ये जो अंदर सर्कल दिया गया है इन सर्कल, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे साइड AB और AC निकालना है। मुझे क्या निकालना है, साइड AB और AC कितना होगा ये निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाए इसको। आप बताइए मुझे। अगर हम बात करें इसकी, ये 6 है तो ये वाली वैल्यू भी 6 होगी। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा क्या? तो अगर ये 6 है तो ये 6 है। ये वैल्यू मुझे पता नहीं है, x मान लेता हूँ, तो ये x है तो फिर ये भी x है, और ये 8 है तो ये वाला भी 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बताइए मुझे, मैं कैपिटल R और स्मॉल r निकाल चुका हूँ। कैपिटल R क्या था, ABC/4 डेल्टा, और स्मॉल r क्या था, डेल्टा/स्मॉल s। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, देखिए डायरेक्ट अगर आप डायरेक्ट सोचना जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हैं और अपने तरफ से कुछ वैल्यू ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको मान सकते हैं कि ये वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन खैर अभी ये आइडिया हमें मान लीजिए नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्टिव वे से जा रहा हूँ। तो आप बताइए अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आएगा। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये चीज़ ऊपर जाएगी तो ये R/स्मॉल r, और ये ऊपर जाएगा ABC इंटू स्मॉल s अपॉन, नीचे आएगा 4 डेल्टा स्क्वायर, 4 डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। और आप बताइए अगर हम यहाँ से देखें कि आखिर इससे क्या संबंध है, क्या रिलेशन है इसका, तो आप देखिए कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऊपर ले सकते हैं, इसको नीचे ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे स्मॉल r और स्मॉल r कैपिटल R कितना होगा। तो आप बताइए स्मॉल r तो हमें पता है पहले से कितना है 4, और कैपिटल R मुझे नहीं पता है, ठीक है, कैपिटल R मुझे नहीं पता है। और आप बताइए जब मैं यहाँ लिखूंगा ABC इंटू स्मॉल s अपॉन, ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे अपने पास कितना आएगा बताइए। नीचे अपने पास आएगा 4 डेल्टा स्क्वायर। अच्छा ये डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये क्या जाएगा, स्मॉल s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। और यहाँ से आप बताइए क्या हो जाएगा, ये स्मॉल, ये s कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, है ना, ये 4 से 4 कट जाएगा। और आप बताइए यहाँ पे जो अपने पास बचा वो क्या बचा, अपने पास बचा r इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, और इक्वल टू में कितना ABC, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आप बताइए सॉल्व कैसे किया जाए इसको।
हमें पहले स्मॉल एस निकालना है, तो स्मॉल एस किस तरह से आएगा, ठीक है, स्मॉल एस यहाँ पे किस तरह से आएगा, तो आप बताइए तीनों साइड का सम बाई 2 ही तो स्मॉल एस होता है, तो अगर हम तीनों साइड का सम करें तो हम 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स मतलब 40, ये बराबर हो जाएगा एस बाई 2 करेंगे ना, स्मॉल एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, तो क्या होगा तीनों साइड का सम बाई 2, जब तीनों साइड का सम बाई 2 करेंगे तो बताइए यहाँ पे कितना जाएगा, ये कितना जाएगा 14 और 2x बाई 2, और ये हो जाएगा अपने पास कितना, जब ये कैंसिल होगा ये 28 होगा, 14 प्लस एक्स आएगा, तो ये फाइनली अपने पास स्मॉल एस आ गया। अब इसका यूज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल एस, तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा 14 प्लस एक्स माइनस ए करूँगा तो उससे 14 माइनस हो जाएगा, तो ओनली एक्स बचेगा इनटू एस माइनस बी, जब मैं लिखूंगा एस माइनस बी, तो एस माइनस बी में क्या लिखूंगा, एस की वैल्यू क्या है 14 प्लस एक्स और उससे माइनस बी करूँगा, मतलब 6 प्लस एक्स इससे माइनस करूँगा, जब मैं इसे 6 ऐसे माइनस करूँगा तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8 इंटू ये क्या आ जाएगा 8 इंटू क्या लिखें, इंटू लिखा जाए यहाँ पे एस माइनस सी, तो एस तो पता ही है सी कितना है 6 प्लस एक्स, तो आप बताइए जब सी का मतलब हुआ 8 प्लस एक्स, तो जब मैं 8 इसे माइनस करूँगा तो 6 आएगा, इस तरह से आ जाएगा, और इक्वल टू में जब यहाँ पे मैं लिखूंगा तो बताइए यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखी हुई है अपने पास, ये अपने पास आ गया है, थोड़ा सा इसमें चेक कर लेते हैं एक बार क्या दिक्कत आ रही है, ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप बताइए क्या कोई वैल्यू है जो कैंसिल हो रही है, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा। अच्छा हमें यहाँ पे एक तरह से x की वैल्यू चाहिए केवल, है ना, तो एक बार जरा देख लेते हैं फिर से। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने कैपिटल R निकाला, है ना, कैपिटल R हमें पता है ABC/4 डेल्टा होता है, और स्मॉल r निकाला, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हमें क्या निकालना था, x निकालना था, तो हमने इसको ABC/4 डेल्टा, ये s ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया सही, ठीक ठीक ठीक। उसके बाद ABC की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ABC का मतलब क्या है, तीनों साइड से, तो तीनों साइड अगर मैं देखूँ तो तीनों साइड क्या क्या है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ a कितना है 14, b कितना है 8 प्लस एक्स, c कितना है 6 प्लस एक्स, ठीक। तो देखिए इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और आप बताइए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या आएगा, r इंटू 48 और ये क्या 14 8 प्लस एक्स इंटू 6 प्लस एक्स, ठीक है। 14 से कितनी बार कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, ठीक है। एक बार इसमें वेट करें, इसमें फिर से एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, देखिए अगर डायरेक्ट अप्रोच लगानी है तो डायरेक्ट अप्रोच तो तुरंत आ जाएगी। डायरेक्ट अप्रोच क्या है कि जैसे मान लीजिए ये साइड कितनी 14, ठीक, और ये जो है ये 4, तो एक हम फॉर्मूला हेरॉन्स फॉर्मूले से हम देख चुके हैं, एक बार एरिया हम निकाल चुके हैं, कोई भी ट्रायंगल अगर है और उसकी साइड्स 13, 14, 15 है, तो इसका एरिया आया था 84, इसका एरिया कितना आया था 84। अगर मैं इस 84 के हिसाब से, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ये वाला ट्रायंगल का एरिया हम एक बार फाइंड कर चुके हैं, क्या आया था 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था जब मैंने साइड्स 13, 14, 15 ली थी। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें कि स्मॉल आर कितना आएगा, तो डेल्टा अपॉन स्मॉल एस था, डेल्टा ये, और स्मॉल एस इसमें आया था 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2 मतलब 21, तो 21 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4।
तो देखिए यहाँ पे स्मॉल r 4 था, यहाँ पे भी 4 है, एक साइड यहाँ पे 14 है, यहाँ पे भी 14 है, तो इसका मतलब होगा कि ये 13 और 15 होगी। तो अगर ये 13 होगी तो ये 8 है, तो कितना आ गया 7, है ना। ये 8 है तो कितना आ गया 7, और ये 6 है तो ये कितना आएगा 7। तो देखिए दोनों तरफ से 7 7 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 7 आएगा तो ये 13 हो जाएगी, ये वाली जो वैल्यू है ये 13 हो जाएगी और ये वाली 50 हो जाएगी। तो यहाँ से हम आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको खाली ये बता रहा था कि इसका डिस्क्रिप्टिव तरीका क्या हो सकता है सॉल्व करने का। ये ऑब्जेक्टिव तरीका है, आप इसको जल्दी से लगा सकते हैं और आंसर बता सकता है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद कर सकते हैं कि अगर कभी भी ऐसा ट्रायंगल आता है तो उसमें ये वाली वैल्यू अगर 4 दी गई है, मतलब स्मॉल r की, और साइड्स 13 14 15 के रेशियो में चल रही है, तो उसमें हमेशा जो साइड्स हैं वो 13 14 15 के हिसाब से आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ट्रायंगल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फिर से किसी एक पॉइंट को उठाते हैं और उसके हिसाब से फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्रायंगल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एरिया से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, सेंटर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको अगर देखा जाए तो 3 सेंटर ऑलमोस्ट पढ़ा दिए हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। एक सेंटर है जिसकी मैंने अभी तक बात नहीं की, वो क्या था, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की बात हमने अभी नहीं की। सेंट्रॉइड में अगर आप देखें सेंट्रॉइड का मतलब होता है केंद्र। केंद्र ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, या फिर कह सकते हैं लाइन बाइसेक्टर्स। लाइन बाइसेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ से एक मैंने लाइन बाइसेक्टर BC पर डाली, ये BC को बाइसेक्ट करेगा। वैसे ही यहाँ से एक लाइन बाइसेक्टर यहाँ पर डाला गया, इसको BE AC को बाइसेक्ट करेगा, और एक लाइन बाइसेक्टर यहाँ से डाला गया CF, ये हमारा किसको बाइसेक्ट करेगा, AB को बाइसेक्ट करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा कहलाएगा G, ये क्या हो जाएगा G, ठीक है। G का मतलब होता है सेंट्रॉइड। अच्छा, ये क्या है हमारा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्यों, क्योंकि हम सेंट्रॉइड को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि एक तरह से मास पॉइंट है, इस पूरे ट्रायंगल का ये मास पॉइंट, पूरा मास इस पे कंसंट्रेट होगा, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटर होगा इस पर इसका पूरा वेट कंसंट्रेट होगा। मतलब ये ट्रायंगल इस पॉइंट पर पूरा का पूरा बैलेंस हो सकता है, और इसी को बोला जाता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का यूज क्या है यहाँ पर, जैसे कि हम बात करें AD का, तो AD एक तरह से माध्यिका है, और ये जो G है ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रही है। जो G है ये माध्यिका को 2 और 1 के रेशियो में बांटता है। वैसे ही अगर हम BE की बात करें तो ये भी 2:1 में G इसको डिवाइड करेगा, और ये भी 2:1 में। तो यहाँ से एक रेशियो हमें मिल रहा है, वो रेशियो क्या है, AG/GD बराबर CG/GF इक्वल टू AG ये हो गया BG/GF GE, और ये बराबर हो जाएगा 2/1। ये सभी रेशियोज क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
तो यहाँ पे ये वाला एंगल क्या पॉइंट हो सकता है? नहीं। इससे पहले वाले जितने फिगर थे यहाँ पे ये जो सेंट्रल एंगल था ये फाइंड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल फाइंड नहीं हो सकता क्योंकि जो सेंट्रॉइड होता है वो हमारी कोई भी एंगल प्रॉपर्टी नहीं रखता है, इसमें कोई भी एंगल प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसमें हमेशा जितनी प्रॉपर्टी होती है वो एरिया बेस्ड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके एरिया बेस्ड प्रॉपर्टीज में। तो एरिया बेस्ड प्रॉपर्टीज की कैसी होती है देखिए, मीडियन का यहाँ पे यूज क्या है, एप्लीकेशन सेंट्रॉइड, मीडियन एंड मिड पॉइंट्स। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रॉइड, मीडियन एंड मिड पॉइंट। तो हम बात करेंगे कि आखिर सेंट्रॉइड, मीडियन और मिड पॉइंट का यहाँ पे यूज क्या है, देखते हैं। ये जो पॉइंट है इससे हमारे जितने भी एरिया बेस्ड क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व होते हैं। ठीक है, और वो सभी किस कैटेगरी के हैं? इसी कैटेगरी के हैं, मतलब सेंट्रॉइड का उसमें यूज जरूर होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसको बताने से पहले कि यहाँ पे एक अपोलोनियस थ्योरम होती है। अपोलोनियस थ्योरम क्या है? अगर कोई ट्रायंगल है ये अपोलोनियस थ्योरम का यूज है, ये एक तरह से रिलेशन है साइड्स, ये रिलेशन किसके बीच का है? साइड्स एंड मीडियन। चलिए यहां से हमने मीडियन ड्रॉ कर दी, ये भी मीडियन है और ये भी मीडियन। तो यहाँ पे जब हम अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे तो देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए ये BD जो है बराबर हो जाएगा BC के, ये तो मुझे पता है कि ये मिड पॉइंट। तो अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए होता ये है, इसमें AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर और DC का स्क्वायर। इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से अपोलोनियस थ्योरम है जो कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर तीनों साइड दी जाए और आपको मीडियन की लेंथ पूछी जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखें क्योंकि आगे ये काम आएगा। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रॉइड, मीडियन और मिड पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं मुझे यहाँ पर क्या बताना है? देखिए मुझे यहाँ पे ट्रायंगल ABC और अगर मैं इसको XY मान लूँ तो AXY का एरिया का रेशियो बताना है।
ट्रायंगल ABC का रेशियो ट्रायंगल AXY के साथ बताना है। ABC का रेशियो AXY के साथ बताना है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे निकाला जाए। तो देखिए सबसे पहले आपने देखे कि डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं हो सकता है, बहुत आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसको करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तभी आ पाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह से हैं, देखिए ये वाली जो लाइन आ रही है, इस लाइन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अगर कभी भी ऐसी है कोई लाइन ट्रायंगल में जो मिड पॉइंट को मिलाती है, वो हमेशा ट्रायंगल को ट्रायंगल की जो लाइन है, या कह सकते हैं कि ये जो भी मीडियन है इसको बाइसेक्ट करेगी। तो अगर ये पूरी लेंथ को मैं कुछ मान लेता हूँ, मान लीजिए कि मैं 6 मान लेता हूँ, तो 6 अगर है तो ये 3 हो जाएगी, और ये नीचे वाली ये वाली लेंथ भी 3 हो जाएगी, ये दोनों 3 हो जाएगी। अच्छा, एक बार आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है EFD, यहाँ पे भी ये वाली जो लाइन है ये मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट अगर है तो ये इसको फिर से बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये 1.5 और ये 1.5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1.5 कहाँ से कहाँ तक, ये वाला, ये 1.5 और ये भी 1.5। ठीक, उसके बाद देखिए सबसे पहले मुझे ये समझना है यहाँ पे कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, देखिए ये वाला ट्रायंगल नीचे वाला XYD और ट्रायंगल AXY, क्या इनका बेस सेम है XY? अगर बेस सेम है तो इनका जो एरिया होगा वो हाइट के रेशियो के बराबर होगा। तो अगर मैं इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालूं तो वो जो हाइट का रेशियो होगा वो एरिया का रेशियो होगा। तो आप बताइए हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा? ये पूरा कितना है? 3 प्लस 3 तो यहाँ तक है 1.5, मतलब 4.5 ये है और ये है 1.5। तो अगर मैं ट्रायंगल AXY का रेशियो ट्रायंगल XYD के साथ निकालूं तो आप बताइए ये हो जाएगा 4.5 और ये हो जाएगा 1.5। ये पॉइंट गया, ये रहेगा 3:1। ठीक, ये कितना गया? 3:1। अब आप बताइए मुझे इन दोनों का रेशियो 3:1 है, और अगर मैं इस नीचे वाले का और पूरे का निकालूं तो कितना आएगा? तो इसके थ्रू अगर हम निकालें तो मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ कि अगर कभी भी मिड पॉइंट को इस तरह से मिलाया जाता है तो ये एरिया सभी सेम रेशियो में आ जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये जो 4 ट्रायंगल है ये एरिया वाइज बराबर होंगे। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है सेम वही एरिया इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। मतलब ये जो है ये 1/4, पूरे ट्रायंगल का ये 1/4। तो वैसे ही अगर हम देखें इस ट्रायंगल में तो ये अगर 1 है तो ये 1 है, ये 1 है। अगर आप देखें इसको ऐसे करके, इसको ऐसे मिला दें थोड़ी देर के लिए, इसको ऐसे मिला, देखिए 1 2 3 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, और चारों ट्रायंगल में अगर आप देखें तो ये 1 1 1 1 मतलब कि टोटल मिला के हो जाएगा 4। अगर ये 4 है तो ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल है ये इसके बराबर होगा। तो ये पूरा 4, ये 4 और ये 4, तो ये पूरा हो जाएगा 16। तो अगर मैं निकालूं, मैं ट्रायंगल XYD का रेशियो ट्रायंगल ABC के साथ निकालूं तो ये आएगा 1:16, क्योंकि यहाँ पे ये 1 है और ये पूरा 16 यूनिट है। लेकिन मुझे तो AXY चाहिए, तो AXY XYD का 3 टाइम्स है, तो मैं यहाँ पे इसका 3 टाइम्स कर दूंगा तो 3:16 आ जाएगा। तो अगर मैं रेशियो की बात करूँ, इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा? 3:16। ठीक है, आई बात समझ? चलिए, अच्छा इसी में एक कॉन्सेप्ट और है, जरा देखते हैं। देखिए अगर मैं एक और इसमें क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि अगर कभी भी ABCD अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है ना, तो यहाँ पे अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ और फिर मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, तो बेटा ये देखिए आप, ये वाला जो ट्रायंगल है, अगर मैं इसको x और y मान लूँ तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये पूरे क्वाड्रिलेटरल के किस रेशियो के साथ आएगा? तो आप बताइए, अगर मैं इन दोनों को थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये वाला ही फिगर तो यहाँ पर आया है और ये जो ब्लैक वाला ट्रायंगल दिख रहा है वो यही है।
यही वो ब्लैक वाला ट्रायंगल यहाँ पे बन के आ रहा है। तो आप मुझे बताएं कि अगर पूरा ट्रायंगल 16 यूनिट है तो ये 4 है, 4 है, 4 और ये 4 है, तो ये 4 और 4 8 हो गया और 4 और 4 ये 8 हो गया। तो अगर मैंने इससे ये 8 पार्ट निकाल लिया है तो ये जो पूरा होगा, ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल होगा, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल तो 8 यूनिट हो जाएगा और ये तो मैं निकाल ही चुका हूँ 3 यूनिट। तो मैं अगर जब इनका रेशो निकालूंगा ट्रायंगल एक्स वाई डी का चतुर्भुज ए बी सी डी के साथ, तो ये 3:8 आएगा। ये क्या आएगा? 3:8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का जो रेशो आएगा वो देखिए, ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस केवल आपको समझने पर ध्यान देना है। तो अगर आप प्रॉपर समझ जाते हैं तो आसानी से चीज़ें आराम से दिमाग में सेट हो जाती हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक, चलिए ठीक है। फिर अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रायंगल में। ट्रायंगल कोई बहुत लिमिटेड टॉपिक नहीं है कि हम इसको कुछ घंटों में कवर कर सकें, बट फिर भी जो भी मैक्सिमम मेन जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर बात करेंगे इसके आगे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, चलिए ओके, आज के लिए थैंक यू और देखते रहिए। अगर कोई इसमें क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।